मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। एमए फाइनल हिस्ट्री पेपर 3rd बी के अंतर्गत आज हम जहांगीर के सिक्के के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर के सिक्के कितने प्रकार के थे, उनके क्या नाम हैं, किन धातुओं के होते थे, उन पर क्या लेख हैं, उनका तोल और माप क्या है, इन पर तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे ही। लेकिन उससे पहले हम जहांगीर का प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का था, राज्यारोहण और उनकी शासनकाल से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में संक्षेप में चर्चा करने के बाद हम उनके सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे। जहांगीर के बारे में जैसा कहा जाता है कि काफ़ी मन्नतों के बाद और ये कह सकते हैं कि संतों के आशीर्वाद और अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद, इन सब के पश्चात 30 अगस्त 1559 ईस्वी को मोहम्मद सलीम का जन्म हुआ था। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1559 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और ये अकबर और मानबाई, ये अकबर और जो आमेर की राजकुमारी थी उनसे पैदा हुए थे। और इनका प्रारंभिक जीवन बड़ा लाड प्यार और उससे पालन पोषण हुआ था। उनकी शिक्षा का भी अच्छा प्रबंध किया गया था। फारसी, तुर्की, अरबी, गणित, हिंदी, इतिहास, भूगोल आदि भाषाओं का और आदि विषयों का इनको ज्ञान कराया गया था। सैनिक शिक्षा भी इनको दी गई थी। और लेकिन जो इनका विशेष रुचि इनकी अध्ययन आदि की थी। इनका जो राज्यारोहण हुआ वो अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में हुआ था और 1627 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। शासनकाल में भी 1605 से 1611 तक जहांगीर का स्वयं का प्रभाव शासन पर रहा था और उसके बाद 1611 से 1627 ईस्वी तक के शासन में ऐसा माना जाता है कि नूरजहाँ के विवाह के बाद उस शासन पर नूरजहाँ का प्रभाव रहा था। जहांगीर के जहाँ तक चरित्र आदि के बारे में हम देखते हैं तो यूरोपीय इतिहासकारों ने उसे एक विलासी और असफल शासक बताया था, जबकि भारतीय विद्वानों ने उसे एक न्यायप्रिय और प्रजापालक शासक बताया था। जहांगीर के लिए कहा गया है कि वह अच्छा पुत्र था, अच्छा पति था, अच्छा मित्र था, अच्छा संबंधी था और सुशिक्षित था, सुसभ्य था। तुर्की, अरबी, हिंदी अन्य भाषाओं का जानकार था। फारसी भाषा पर उसका पूरा आधिपत्य था और उसने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी भी लिखी थी, जो उसकी फारसी भाषा में लेखन शैली और विभिन्न विषयों के बारे में उसके विस्तृत ज्ञान का प्रमाण है। उसने अपने शासन के प्रारंभिक 17 वर्षों के इतिहास का वर्णन इसमें लिखा है। साहित्य, कविता, भवन निर्माण कला, संगीत, चित्रकला और अन्य ललित कलाओं में भी उसकी गहरी रुचि रही थी। जहांगीर निर्मित स्मरणीय भवनों में अकबर का सिकंदरे में स्थित मकबरा सर्वश्रेष्ठ है। आगरा में नूरजहाँ द्वारा निर्मित इतामुद्दौला का मकबरा भी देश में अपने ढंग की सर्वोत्कृष्ट इमारतों में से एक है। और नूरजहाँ की देखभाल में बनी लाहौर की मस्जिद भी दिल्ली में शाहजहाँ द्वारा निर्मित मस्जिद के बराबरी की तुलना में है। जहांगीर ने सबसे अधिक रुचि चित्रकला में ली थी और उसके समय में पूर्णता तक चित्रकला पहुंच भी गई थी। स्वयं जहांगीर को भी चित्रकला की बहुत अधिक जानकारी थी। तो उसका ये भी दावा था कि यदि उसके सामने कोई चित्र लाया जाए कि ये किसने बनाया है, तो वो चित्र देखकर उस चित्रकार का नाम बता देता था। यदि उस चित्र में
कई चित्रकारों ने मिलकर उसका चित्रण किया है, तो वो ये भी बता देता था कि उस चित्र का कौन सा भाग किस कलाकार ने बनाया है। इसीलिए जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा गया है। चित्रकारी के अतिरिक्त जहांगीर को सुंदर बाग लगवाने का भी शौक था। कश्मीर में शालीमार बाग, निशात बाग और लाहौर के कुछ बाग उसकी योजना के अनुसार ही बनवाए गए थे, लगवाए गए थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसके चरित्र में कई दोष थे। भोगविलास और मद्यपान उसका प्रमुख शौक था। इसके अतिरिक्त जहांगीर के चरित्र की एक दुर्बलता थी कि वो अपने निकट के आत्मीय जनों के प्रभाव में आ जाता था और साथ ही अपने पिता के खिलाफ विद्रोह में वह अपने निकट सहयोगियों से ही प्रभावित हुआ था। इसी प्रकार अपने शासनकाल में प्रथम तो वह नूरजहाँ गुट और उसके पश्चात स्वयं अपनी महत्वाकांक्षी नूरजहाँ से प्रभावित रहा। वह न तो अच्छा सैनिक था और न ही अच्छा सेनापति था। अपने पिता के समय में उसने किसी भी युद्ध अभियान में रुचि नहीं ली थी। उसके शासनकाल में विजय या तो शाहजहाँ या अन्य सेनापतियों ने ही की थी और ऐसा भी कोई उदाहरण नहीं मिलता जिससे ये पता चले कि उसने सेना की व्यवस्था और रणकौशल बढ़ाने की कोशिश की हो, और ऐसा उदाहरण भी हमें नहीं मिलता है। फिर भी जहांगीर को सफल और प्रजापालक शासक माना जाता है। उसकी सफलता इसमें थी कि उसने अकबर के समय स्थापित शासन व्यवस्था को कायम रखा और उसके राज्यकाल में जनता की आर्थिक स्थिति अच्छे स्तर पर थी। उद्योग व्यापार की दशा भी उन्नत थी। यद्यपि उस समय अंग्रेज़ों ने भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया था और जहांगीर के दरबार में भी कई अंग्रेज आए थे जो यहाँ व्यापार करना चाहते थे। कई राजदूत इसमें आए थे। उनमें विलियम एडवर्ड था या फिर उसके बाद में सर टॉमस रो थे और उन सब का यहाँ पर व्यापार का उद्देश्य रहा था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जहांगीर जो थे, यद्यपि उनके बारे में जो विद्वानों के मत मिलते हैं उसमें एल श्रीवास्तव ने जो मूल्यांकन किया है कि जहांगीर को न तो हम महान शासक की उपाधि से अलंकृत कर सकते हैं और न उसको एक कुशल राजनीतिज्ञ ही मान सकते हैं और न ही एक विलक्षण विवेक युक्त प्रबंधकर्ता ही कह सकते हैं। उसको किसी भी प्रकार सेना नायकों राजनीतिज्ञों की प्रथम श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, परंतु ये भी निर्विवाद सत्य है कि वह एक सफल और उदार शासक था जिसे अपनी प्रजा के कल्याण का सदैव ध्यान रहता था। तो इस तरह से जहांगीर के बारे में हमें ये जानकारी इतिहास के लेखकों द्वारा मिलती है। अब हम जहांगीर के सिक्कों के बारे में चर्चा करेंगे। जहांगीर का राज्यारोहण जैसा हमने कहा कि अकबर की मृत्यु के बाद हुआ था, तब उसने सिक्के न ढालने का आदेश दिया था। यद्यपि टकसालों ने इस आदेश का पालन नहीं किया। आगरा टकसाल ने इस दौरान कुछ सोने के सिक्के छंद प्रकार के जारी किए। जहांगीर का सोने का सिक्का चौकोर और अग्रभाग पर छंद जैसे लिखा हुआ था, जद अस्त अज मुहर अकबर बादशाह नूर बारिन जर नाम शाहनूर आला नूर। एक सोने की मोहर जिसमें अकबर का धड़ बताया गया है, उस पर जहांगीर की प्रथम तिथि, राज्य तिथि तथा हिजरी वर्ष लिखा गया है। इस प्रकार के सिक्कों को सलीमी प्रकार कहा जाता था। अहमदाबाद और काबुल की टकसालों में भी राजकुमार सलीम के नाम के चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। राजारोहण के तुरंत बाद जहांगीर ने सोने और चांदी के सिक्कों के वजन में 20% की वृद्धि की थी और अर्थात सोने के सिक्कों का वजन अब 202 ग्राम था और चांदी के सिक्कों का वजन 212 ग्राम कर दिया गया था। 4 वर्ष के बाद सिक्कों का पुनः प्रतिशत बढ़ाया गया और अब ये सिक्के 212
सोने के हो गए थे 212 ग्राम के और चांदी के सिक्के 222 ग्राम के बनने लगे थे। किंतु छठे वर्ष में लोगों द्वारा इस वजन वृद्धि पर जब आपत्ति की गई और तब अकबर के समय में जो वजन सिक्कों का था, जहांगीर के काल में वही वजन वापस रखा गया। तो अब सोने के सिक्के 170 ग्राम के और चांदी के सिक्के 178 ग्राम के प्रारंभ किए गए, जो कि उसके राज्यकाल के अंत तक भी चलते रहे थे, बने रहे थे। शासन के प्रथम वर्ष में विभिन्न वजनों के सिक्के ढाले गए थे और उन्हें नए नाम से जारी किया गया था। वाक़ियात जहांगीरी के अनुसार सोने का सिक्का नूर शाही कहलाता था, ये 100 तोला का होता था। नूर सुल्तानी 50 तोला का होता था। नूर दौलत 20 तोला का, नूर करम 10 तोला का, नूर मेहर 5 तोला का, नूर जहानी 1 तोला का, नूरानी आधा तोला और खानी चौथाई तोला। तो ये सोने के सिक्के के तोल माप थे। नूर शाही 100 तोले का है, वहीं 50 तोले का नूर सुल्तानी था और नूर दौलत 20 तोले का था, 10 तोले के थे, 5 तोले के थे, 1 तोला, आधा तोला, चौथाई तोला। तो इस तरह से सोने के हमें अलग अलग तोल के कम ज़्यादा से कम के सिक्के जहांगीर के समय में मिलते हैं। इसी तरह से चांदी के सिक्के, इनके भी अलग अलग नाम थे। कोकाब ताली 100 तोले का, कोकाब बख्त 50 तोले का, कोकाब साद 5 तोले का, जहांगीरी 1 तोला, सुल्तानी आधा तोला, एशियारी चौथाई तोला और खेरे काबुल दशमलव प्रणाली के सिक्के थे। जहाँ तक जहांगीर के सोने के सिक्कों की बात है, उसमें हमें एक सिक्का मिलता है छंद प्रकार का सिक्का, जो कि राज्याभिषेक के बाद जहांगीर ने आदेश दिए थे कि उसके सोने और चांदी के सिक्कों पर छंद का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसको अमीन उल अमरा शरीफ खान उस पर लिखा होता था। और जहांगीर के छंद प्रकार के सिक्के के अग्रभाग पर शाह नूरुद्दीन जहांगीर इब्न अकबर बादशाह अकबर के ऊपर राज्य का 3रा वर्ष लिखा मिलता है और पृष्ठ भाग पर रुई जर साथ नूरानी बरंग मेहर व महा जर्ब लोहार हिजरी संवत 1016 दाहिनी ओर लिखा मिलता है। जहांगीर ने टकसाल की संख्या बहुत कम कर दी थी। आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, बुरहानपुर और दिल्ली से सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। अहमदनगर, फतेहपुर, जहांगीरनगर, काश्मीर, लाहौर और पटना की टकसालों से केवल सोने के सिक्के जारी किए जाते थे। काबुल, कंधार, सूरत, उज्जैन, अकबरनगर, इलाहाबाद, बरार, हापुड़ और पंचनगर से भी चांदी और तांबे के सिक्के जारी होते थे। रोहतास, गुरुग्राम, दक्षिण, इन दोनों टकसालों में केवल चांदी के सिक्के बनाए जाते थे और बरार, नारनौल और उदयपुर में केवल तांबे के सिक्के बनाए जाते थे। प्रथम 3 वर्ष के सिक्कों पर ही हमें छंद प्रकार के छंद का प्रयोग मिलता है। इस काल में कलमा प्रकार के सिक्के भी बनाए गए थे, जिसमें जहांगीर ने कलमा का फिर से प्रयोग किया था और खलीफा का नाम अंकित करवाया था। इस प्रकार के सिक्कों में सिक्कों के एक भाग पर कलमा और दूसरे भाग पर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह जहांगीर लिखा हुआ मिलता है। इलाही संवत का प्रयोग जहांगीर ने नहीं किया। उसके सिक्कों पर उसके राज्यकाल के वर्ष और हिजरी संवत दोनों का उल्लेख मिलता है।
राज्यकाल के छठे वर्ष के बाद सिक्कों पर नूरुद्दीन जहांगीर शाह अकबर शाह और दूसरी तरफ टकसाल का नाम, महीने का नाम, शासन का वर्ष और हिजरी संवत मिलता है। इस प्रकार के सिक्के 19वें वर्ष तक जारी किए गए थे। इन सिक्कों के अलावा छंद प्रकार के कई सिक्के जारी किए गए। विभिन्न टकसालों में विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया और चांदी के टंके में एक और जहांगीर शाह 1027 हिजरी लिखा है और चारों ओर छंद लिखे होते थे। छठे और 9वें वर्ष में जहांगीर ने सोने के सिक्के बनवाए जिस पर उनकी स्वयं की आकृति मिलती है। संभवतः ये सिक्के उसके चहेते व्यक्तियों को दिए जाते थे। कुछ सिक्कों पर जहांगीर की आकृति विभिन्न मुद्राओं में भी मिलती है। जहांगीर के सोने का सिक्का एक जिसमें जहांगीर की आकृति बाईं ओर शाह जहांगीर शाह अकबर शाह और दाईं ओर सनह 6 जुलूस लिखा हुआ है। पृष्ठभाग पर राजकीय प्रतीक उगता हुआ सूरज और शेर और उसके नीचे सनह 1020 हिजरी संवत है। कुछ सिक्कों पर उसके हाथ में फूल या कप दिखाई देता था। 7वें वर्ष के सिक्कों में राजा को आसन मुद्रा में हाथ में कप लिए दिखाया गया है। एक अन्य सोने के सिक्के में जहांगीर सिंहासन पर आसन मुद्रा में बैठा हुआ है, दाईं तरफ मुंह किए हुए है, सीधे हाथ में प्याला आकृति के दोनों ओर छंद कजा बर सिक्का जर कर्द तस्वीर शाबी हजरत शाह जहांगीर और पृष्ठभाग में मध्य में सूरज छंद हारूफ जहांगीर व अल्लाह अकबर जरोज अजल दर अदत शुद्ध बराबर यमुइन सन 6 दाईं ओर और जर्ब अजमेर 1022 बाईं ओर लिखा गया है। राशि प्रकार के जो सिक्के मिलते हैं वो उनके राज्यकाल के 13वें वर्ष में इन्होंने जारी किए थे कुछ परिवर्तनों के साथ। पहले ये रिवाज था कि सिक्कों पर एक और जहांगीर और दूसरी तरफ शासन का मास और शासन का संवत होता था। अब उनके मस्तिष्क में ये आई कि मास के नाम के बजाय मास की राशि की सूरत बनाई जाए, जैसे फरवरदीन के महीने में भेड़, अधिविष्ट के महीने में बैल की आकृति और जिस महीने का सिक्का हो उस माह में उस नक्षत्र के महीने में सूर्य हो तो उसी की शक्ल के सिक्के पर बना दी जाए। जहांगीर की ऐसी सोच थी। और वाक़यात जहांगीरी में भी जहांगीर के सिक्के उसके आदेशानुसार बनने लगे थे। ये राशियों के चिन्हों के साथ सिक्कों पर खुदी हुई मिलती है। जहांगीर के सिक्कों पर लेख लिखने की जो परंपरा थी, कला उन्नति के शिखर पर पहुंच गई थी। सिक्कों पर बहुत खूबसूरती से छंद लिखे गए थे। लिखने का ढंग अत्यंत सुंदर और कला की दृष्टि से मुगल काल में जहांगीर के सिक्के सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। जहांगीर के बाद के समय में उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कमजोरी रहने की वजह से नूरजहां ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और जहांगीर के 19वें वर्ष से नूरजहां शासिका के रूप में कार्य करने लग गई थी। सिक्कों के माध्यम से उसने इस बात की घोषणा कर दी कि अब सिक्के आगरा, इलाहाबाद, अहमदाबाद, कश्मीर, लाहौर, पटना, सूरत की टकसालों से जारी किए जाने लगे। इन सिक्कों पर जो छंद मिलता है, जी हुक्म शाह जहांगीर आदि जो है, उसके आगे फिर बनाम नूरजहां बादशाह बेगम जद, इसका अर्थ है शाह जहांगीर की आज्ञा से सोना 100 गुना ज़्यादा सुंदर हो जाता है जब उस पर नूरजहां बादशाह बेगम का नाम लिखा होता है। इस प्रकार के सिक्के जहांगीर के राज्यकाल के अंतिम समय पे जारी किए गए थे। तांबे के सिक्के भी बहुत कम मिलते हैं। उसके शासनकाल के आरंभ में तांबे के सिक्के चौटंकी सिक्के कहलाते थे, जो अकबर के टंकों के समान थे और सिर्फ अकबर शाही के स्थान पर अब शाह सलीमी लिखा गया था और उसके दूसरे वर्ष के सिक्कों में सिक्का जहांगीरी अग्रभाग पर और सिक्का
खानी पृष्ठभाग पर लिखा हुआ मिलता है। इस प्रकार के सिक्के समस्त टकसालों से जारी किए गए थे। जहांगीर और शाहजहां के मध्य दावत बख्श मात्र 3 महीने के लिए राजगद्दी पर बैठा। लाहौर से उसने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और कलमा और दूसरी तरफ अबू मुजफ्फर दावत बख्श बादशाह लिखा हुआ मिलता है। इस प्रकार जहांगीर के सिक्के अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। जहांगीर ने कलमा को फिर से उसका प्रयोग किया था।